नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और प्रीवियस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट डज कविता ठाकुर हु वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन कबड्डी टीम एट द 2018 एशियन गेम्स बिलोंग। 2018 में एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम में सदस्य कविता ठाकुर कुल्लू जिले के किस गांव से है? तो ये कौन से गांव से है? आपको 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कविता ठाकुर जो है वो कबड्डी की प्लेयर है और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जगतसुख से बिलोंग करती है। 2018 की एशियन गेम्स में इन्होंने भाग लिया था। अब बात हुई है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर एक तो कविता ठाकुर, एक कबड्डी से संबंधित है। अजय ठाकुर, ये भी कबड्डी से संबंधित है। प्रियंका नेगी कहाँ से संबंधित है? ये भी कबड्डी से संबंध रखती हैं। तो ये 3 प्लेयर हमने कबड्डी के किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हम क्रिकेट के करते हैं। सीता गोसाई जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये हॉकी से संबंध रखती हैं। और सुमन रावत एक एथलीट हैं, इनको 1987 में अर्जुन पुरस्कार और इनको परशुराम पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके बाद चरणजीत सिंह जो है ये भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो चरणजीत सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं और इन्होंने 1964 के टोक्यो के ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था। तो ये कुछ हमने बड़े इंपॉर्टेंट से जो प्लेयर थे उनके बारे में जाना। इन प्लेयर्स के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर ब्लू रेवलेशंस हैज एनविसेज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 1000 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड 1000 ट्राउट फिश यूनिट इन स्टेट बाय। हिमाचल प्रदेश के मत्स्य पालन विभाग ने नील क्रांति के अंतर्गत 1000 हेक्टेयर नए तालाब और राज्य में 1000 ट्राउट इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना की है। तो कब तक ये की है? ये की है 2022 तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। 2022 तक 1000 हेक्टेयर भूमि और 1000 नई ट्राउट यूनिट जो है ये एस्टेब्लाइज करने की परिकल्पना इन्होंने की है 2022 तक। अब बात हुई है फिशरीज की, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आप इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखो, सबसे पहले नील क्रांति के बारे में आप याद रखो। देखिए, ये नील क्रांति जो है ये एक केंद्र की परियोजना है जिसमें 90:10 शेयर रहता है। मतलब 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ से याद रखिए, केंद्रीय परियोजना जो नील क्रांति चलाई गई है इसमें मत्स्य प्रबंधन के लिए 2019-20 में जो बजट रखा गया है वो कितना है? वो है 76.69 करोड़। ये बजट भी आप याद रखिएगा कि बजट कितना रखा गया है इस स्कीम के लिए। अब यहाँ से आप ये याद रखिए, वर्ष 2019-20 के दौरान जो था हिमाचल प्रदेश के जितने भी जलाशय हैं उनमें 9308 मैट्रिक टन मछली उत्पादन जो है वो हुआ है। ये यहाँ से याद रखिए। और गोविंद सागर डैम के बारे में आपको पता है, यहाँ पर सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन जो है वो किया जाता है। और पोंग डैम की मछलियाँ जो हैं वो सर्वोच्च विक्रय मूल्य को गौरव प्राप्त है, मतलब सबसे महंगी ये बिकती हैं। तो ये आप बेसिक सी चीज़ें याद रखिए फिशरीज से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ से देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड। तो ऊना में कहाँ पर जो है वो पीर निगाह फेयर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऊना में बसौली। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बसौली में जो है वो पीर निगाह मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो बाबा भड़भाग सिंह मेला भी होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना के मैडी में होता है। चिंतपूर्णी आपको पता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट ऊना के मेलों के बारे में हो गया। अच्छा, अगर डिस्ट्रिक्ट ऊना के बारे में मैं आपको बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट ऊना जो था वो 1966 से पहले जो था वो पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील होता था। और 1966 से लेकर 1972 तक जो था वो ऊना कांगड़ा जिले का भाग रहा। और 1972 में ऊना को जो था वो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया, जिले का दर्जा उसको दिया गया। और ऊना शहर की नींव जो थी वो बाबा कालाधारी ने रखी थी। बाबा कालाधारी ने इसकी नींव रखी थी, ये आप याद रखिए।
तो ये हमने किसके बारे में जाना, डिस्ट्रिक्ट ऊना के बारे में जाना। डिस्ट्रिक्ट ऊना के जो फेस्टिवल हैं उन फेस्टिवल्स के बारे में हमने जाना। दो फेस्टिवल मेन है, एक मैडी का जो फेस्टिवल है वो है, और दूसरा जो है ये बसौली का फेस्टिवल पीर निगाह, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हेन वर कोटगढ़ एंड कोटखाई एरियाज ऑफ पंजाब ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। कब कोटगढ़ और यहाँ पर कोटखाई कर लीजिएगा, कोटखाई क्षेत्रों में हिमाचल को स्थानांतरित कर दिया गया था। देखिए, पंजाब में के कोटगढ़ और कोटखाई को हिमाचल में जो था वो 1950, ऑप्शन बी सही आंसर है, 1950 में स्थानांतरित किया गया था। देखिए, जितनी भी रियासतें थी इनको याद करने की एक ट्रिक हमने डिस्कस की थी ना, एक ट्रिक हमने डिस्कस की थी। उस ट्रिक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार उस ट्रिक को देख लें, हो सकता है आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। अच्छा, यहाँ से कोटखाई रियासत इंपॉर्टेंट है। तो कोटखाई रियासत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना अहिमाल सिंह के द्वारा की गई थी। कोटगढ़ हो गया, कुमारसेन हो गया, ये कुल्लू और बुशहर की जागीरें थी। और जब गोरखा ब्रिटिश युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये? 1815 ईस्वी में। तो कोटखाई जो था वो राजा रणजीत सिंह को दी गई थी, और कोटखाई ब्रिटिशरों ने स्वयं अपने पास रखी थी। याद रखिए, 1815 में जब ब्रिटिश गोरखा युद्ध हुआ था तो कोटखाई को दे दिया राजा रणजीत सिंह को, और कोटगढ़ को जो था वो ब्रिटिश सरकार ने अपने पास ही रखा था। तो ये हमने जाना कोटखाई के बारे में। अच्छा, यहाँ से कोटखाई और कोटगढ़ के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ थॉन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस महीने में थॉन उत्सव लाहौल स्पीति में मनाया जाता है? देखिए, थॉन उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। अब ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है तो कब ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट फेयर और फेस्टिवल हैं उन फेयर और फेस्टिवल को हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले शिवरात्रि मेला फाल्गुन के महीने में लगता है। सैर मेला असौज महीने की 1 तारीख को लगता है। मणिमहेश यात्रा सितंबर महीने में शुरू होती है, और मणिमहेश यात्रा राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुल्लैच फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में लगता है। लदराचा मेला किब्बर में लगता है जुलाई और अगस्त के महीने में। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में लगता है। छतरारी यात्रा अक्टूबर में लगती है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को लगता है, और थर्ड संडे ऑफ श्रावण मंथ को यह समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को लगता है, और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है अप्रैल के महीने में। रेणुका मेला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में दिवाली के 10 दिन बाद लगता है। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। पत्थर का खेल हलोग धामी में लगता है दिवाली के 2 दिन बाद। विशु बेशुआ बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाते हैं। नौली फेयर मंडी में लगता है। काहिका कुल्लू में। सोभी यात्रा नैना देवी से संबंधित है। घंटाल फेस्टिवल लाहौल में लगता है जून के महीने में। और एक आज हमने डिस्कस किया थॉन फेस्टिवल, ये लाहौल में लगता है अप्रैल के महीने में। तो ये इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश वेराइटीज ऑफ एप्पल इन शिमला रीजन। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पूछा गया है ब्रिटिश वेराइटीज ऑफ एप्पल इन शिमला रीजन, तो किसने शिमला क्षेत्र में सेब की ब्रिटिश किस्मों की शुरुआत की थी? आपके 4 ऑप्शन है। मैक्सिमम लोग सत्यानंद स्टोक्स करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर काउट्स। अलेक्जेंडर काउट्स जो है वो सही आंसर है। इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश वेराइटीज ऑफ एप्पल इन शिमला रीजन। अच्छा, शिमला में अलेक्जेंडर काउट्स ने जो था वो ये इंट्रोड्यूस की थी। अब यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ से हम एप्पल की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। एप्पल की कल्टीवेशन की अगर बात करें, देखिए कुल्लू में किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये कुल्लू में आरसी ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। कब इंट्रोड्यूस की गई थी? अप्रोक्सीमेटली 1870 के अराउंड ये इंट्रोड्यूस की गई थी। अब आप कहेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा है कि सत्यानंद स्टोक ने शिमला में जो था वो सेब की खेती शुरू की थी। देखिए, अब यहाँ से आप याद रखिए कि अलेक्जेंडर क्लाउड्स ने जो था वो 1887 में जो था वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के मसोबरा में इन्होंने शुरू की थी ये ब्रिटिश वैरायटी 1887 में। उसके बाद जो था वो सत्यानंद स्टोक्स आए 1918 में। 1918 में इन्होंने क्या किया? सत्यानंद स्टोक्स ने इन्होंने जो था वो सेब की खेती का वास्तविक रूप से प्रारंभ किया। मतलब वास्तविक रूप से इन्होंने सेब की खेती शिमला में शुरू कर दी, और इन्होंने जो था वो कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब का बगीचा भी लगाया था। तो ये आप याद रखिए कि अलेक्जेंडर क्लाउड्स ने क्या किया था, और
सत्यानंद स्टोक्स ने 1918 में वास्तविक रूप से इन्होंने खेती जो थी वो प्रारंभ कर दी थी। अब अगर मैं एक और जर्नल टर्म में आपको बताऊं तो देखिए, जर्नल टर्म में आप समझिए कि अलेक्जेंडर क्लाउड्स ने जो था वो ब्रिटिश वैरायटी इंट्रोड्यूस कर दी 1887 में, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद सत्यानंद स्टोक्स के बारे में आप जानिए कि इन्होंने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की जिससे आप एप्पल की ग्रेडिंग कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये सब बाद में सत्यानंद स्टोक्स ने शुरू किया। अब सेब की कुछ वैरायटीज़ भी हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं? तो एक तो है जॉनथन रेड डिलीशियस, दूसरी है रोम ब्यूटी, और तीसरी है आर्ली सानवरी, और चौथी है ब्यूटी ऑफ शिमला। तो ये किसकी वैरायटीज़ है? ये वैरायटीज़ है सेब की। हमने ये जाना सेब के बारे में जनरल सा कि कब कुल्लू में इंट्रोड्यूस हुई, कब शिमला में इंट्रोड्यूस हुई। ये सब बेसिक चीज़ें हैं एप्पल कल्टीवेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सैंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितनी है इसकी कैपेसिटी? तो इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सैंज परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अब सैंज परियोजना की जब बात हुई, सैंज परियोजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, सैंज परियोजना के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। सैंज परियोजना जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। इसमें 2 टरबाइन है और हर एक टरबाइन जो है वो 50 मेगावाट का है। टोटल कैपेसिटी इसकी है 100 मेगावाट, 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कुछ एक इम्पोर्टेंट आपकी बुक्स में दिए हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहला आप देखिए, चिड़गांव माझागांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 60 मेगावाट का है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। त्रिवेणी महादेव कहाँ पर है? ये 78 मेगावाट का है और मंडी में स्थित है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट ये लाहौल स्पीति में स्थित है और 300 मेगावाट का है। बड़ा खंपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 45 मेगावाट का है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। लॉजी जो डिस्ट्रिक्ट 45 मेगावाट का है और डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कशांग जो स्टेज 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये 48 मेगावाट का है। और एक आज हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा था? सैंज परियोजना। सैंज परियोजना कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। सैंज किसकी सहायक नदी है? सैंज ब्यास की सहायक नदी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPMC एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। एप्पल के बारे में पहले हमने पढ़ा। अब HPMC का प्रोसेसिंग प्लांट है एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोडल में स्थित है। ऑप्शन सी जोडल जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर ये स्थित है। अब यहाँ से एक तो हम HPMC के बारे में पढ़ेंगे और एक हम डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में आप एप्पल के बगीचों की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मंडी के करसोग और छछियोत में जो है वो एप्पल के बगीचे हैं। और एप्पल का जो प्रोसेसिंग प्लांट है HPMC का वो जोडल में स्थित है। और यहाँ पर जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, वो कमंड और करसोग में स्थित है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। और HPMC की बात करते हैं। HPMC की स्थापना कब हुई थी? इसकी फुल फॉर्म क्या है? HPMC की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो ये इसकी स्थापना के बारे में आप याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। HPMC का पूरा नाम क्या है? तो इतना इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, बेसिक सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद हुज कोलैबोरेशन इज द कोल डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो कोल डैम जो है वो किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? कोल डैम जो है वो रसिया की सहायता से बनाया जा रहा है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए सही आंसर है। वो कोल डैम से रिलेटेड आप याद रखिए कि ये कितने मेगावाट का है? ये 800 मेगावाट का है। ये 800 मेगावाट का है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? रशिया की सहायता से बनाया जा रहा है। और ये कौन इसको बना रहा है? इसको जो है वो NTPC बना रहा है। NTPC के द्वारा ये बनाया जा रहा है। NTPC की फुल फॉर्म क्या है? NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमने बेसिक जाना NTPC के बारे में। और कोल डैम में जो है वो कितने टरबाइन में है? तो कोल डैम में 4 टरबाइन में है। हर एक टरबाइन जो है वो 200 मेगावाट का है। 200 मेगावाट का जब हर एक टरबाइन है तो 800 मेगावाट इसकी फुल कैपेसिटी है। तो ये हमने कोल डैम के बारे में भी जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर एक्सपेंडेड द टेरिटरी ऑफ हिज स्टेट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर।
किस शासक ने मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अपने राज्य के क्षेत्रों का विस्तार किया? तो कौन से राजा हो सकते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, राजा घमंडचंद। कांगड़ा के राजा राजा घमंडचंद ने जो था वो मुगल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन के बाद अपने राज्य के क्षेत्रों का विस्तार जो था वो किया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में काफ़ी टाइम से रिवाइज भी नहीं किया है, तो एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो था वो कब कांगड़ा के किले के ऊपर आक्रमण किया गया था? तो 1337 में मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा के किले के ऊपर आक्रमण किया था। जब कांगड़ा के किले पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा थे राजा पृथ्वी चंद्र, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया तो उस समय 1365 में उन्होंने आक्रमण किया था और रूपचंद कांगड़ा के राजा थे। और फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा की लाइब्रेरी को भी लूटा था और वहाँ की जितनी भी किताबें थी उनको पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट करवा दिया था। और कांगड़ा के कौन से राजा जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे? कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद और हरिचंद द्वितीय जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। कांगड़ा किले के पहले किलेदार कौन थे? जब मुगलों के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया था या अपने अधीन ले लिया गया था तो नवाब अली खान इसके पहले किलेदार थे। और कांगड़ा किले के अंतिम मुगल गवर्नर कौन थे? तो कांगड़ा किले के जो अंतिम मुगल गवर्नर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था क्या नाम था उनका? नवाब सैफ अली खान। ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ये राजा संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 ईस्वी में। तो इतना बेसिक सा आप कांगड़ा के बारे में भी याद रखिए। कांगड़ा के बारे में भी हमने ये रिवाइज किया काफ़ी लंबे समय के बाद। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हिमाचल प्रदेश पेयर्ड अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? हिमाचल प्रदेश को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ से आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। ये हमने डिस्कस भी किया था। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।